नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 1 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड विल नॉट डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइक्स। कई बार देखो हमारे अंदर बहुत सारे मिसबिलीव्स होते हैं। कई बार हम किसी आइडियोलॉजी से पूरी तरह से माइंड वॉश हो जाते हैं। किसी पर्सन के चार्म में इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस पर्सन की तरफ कि हम फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देते। बट देखो, ये जो कोट है हमें प्रेरित करता है, एनकरेज करता है। आप फैक्ट्स के बेसिस पे जब सोचोगे कई बार फैक्ट्स के बेसिस पे आप सोचोगे तो आप अपनी आइडियोलॉजी को, आप अपने विचारों को चैलेंज कर पाओगे और इसी से देखो आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। कई बार हम सिर्फ इमोशंस के बेस पे सोचते हैं, लेकिन फैक्ट्स के बेस पे कई बार सोचेंगे तो रैशनल डिसीजन ले सकेंगे लाइफ में। इसका तो सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे देखो, प्री का एग्जाम दिया, अब करंट अफेयर प्लस कोर्स में जैसे फॉर एग्जांपल 29 सितंबर को पेपर था। अब कुछ बच्चों के मार्क्स सही नहीं आए। एक जरिया तो देखो ये हो सकता है कि उन मार्क्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना कि अरे मैंने तो रिवीजन नहीं किया, बिना रिवीजन किए मेरे इतने मार्क्स आ गए। अक्सर स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है अपने आप को दिलासा देने की, मैंने रिवीजन नहीं किया फिर भी देखो इतने आ गए, रिवीजन करके देता तो शायद ज़्यादा आ जाते, मेरे को वहाँ पे जाना पड़ गया, इस वजह से मार्क्स कम आए, अदरवाइज तो मेरे बहुत ज़्यादा आते। लेकिन देखो, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, मार्क्स तो मार्क्स हैं, आपके कम हैं। और अब इन फैक्ट्स के बेसिस पे आप अगले टेस्ट की तैयारी करो। आप रैशनली सोचो कि कहाँ गलती हुई है, कैसे आगे फर्दर स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। आज अगर देखो डिस्कशन की बात करें, 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इसरो का वाइपर मिशन कैंसिल हो गया है, इंडिया के पास एक मौका था, मिस हो गया। दूसरा आर्टिकल हम यहां डिस्कस करेंगे सिल्वर डिविडेंड के बारे में। ये टर्म आपने नहीं सुनी होगी, सिल्वर डिविडेंड एंड सिल्वर इकोनॉमी, ये एल्डर से संबंधित है। और फिर लास्ट आर्टिकल न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से संबंधित। और फिर एक हम स्टैटिक डिस्कस करेंगे लर्निंग पॉवर्टी से संबंधित लास्ट में। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, आर्टिकल के बाद जो हम कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर अगले दिन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। पहले हम अगले दिन करते थे बीच में, लेकिन एग्जाम वगैरह आ गया तो वो मिस हो गया। तो आप बताइए, आर्टिकल के तुरंत बाद करना चाहिए या फिर अगले दिन कीवर्ड्स के माध्यम से वो 3-4 मिनट में हम पूरे दिन की डिस्कशन निपटा दें? क्या करना चाहिए आज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस का वाइपर मिशन और इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूएसए का ये वाइपर मिशन था क्या? पूरा नाम था वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इस मिशन को मून पर भेजा जाना था और ये रोवर का नाम है। रोवर मतलब ये जो मून पे 4 पहियों वाली जो गाड़ी है घूम घूम के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है या फिर सैंपल लेती है या फिर जो भी काम इसको दिया जाता है मून पे जाके ये काम परफॉर्म करती है। ये जो मिशन था लॉन्च किया जाना था स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है इलोन मस्क की, स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन हैवी रॉकेट से। और मून पे लैंड करवाने के लिए लैंडर यूज किया जाना था एस्ट्रोबोटिक ग्रिफिन लैंडर, एस्ट्रोबोटिक ग्रिफिन लैंडर। यूएसए का ये जो प्रोग्राम था वाइपर, ये देखो नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम का पार्ट था। नीचे देखिए, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस कंटेक्स्ट समझिए। नासा अपने इस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम। तो चलो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली। काम क्या था वैसे इस मिशन का? काम देखो ये था, मून पे वाटर आइस का पता लगाना, वाटर जो आइस की फॉर्म में है उसका पता लगाना, ये काम था इस वाइपर मिशन का। बट देखो हैरानी तब हुई जब नासा ने जुलाई में अपने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। काफ़ी हैरानी हुई। नासा ने यह तर्क दिया कि ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। मतलब वाइपर प्रोग्राम को नासा ने वाइप कर दिया, मिटा दिया। और देखो इस कैंसलेशन से ना सिर्फ नासा के साइंटिस्ट जो इस प्रोग्राम में लगे हुए थे उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट असेंबलिंग कंप्लीट हो गई थी इक्विपमेंट्स की, बल्कि देखो यूएस हाउस कमेटी ऑन साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इनको भी हैरानी हुई
इन्होंने बोला कि भाई एक तरफ हम चाइना से मुकाबला कर रहे हैं, मून रेस चल रही है, और आप इतना जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर रहे हो। देखो 1960s से लेके अभी तक, उस समय कोल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था ना, तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में मून को लेकर रेस स्टार्ट हुई थी। और ये जो रेस है ना, इसके देखो कॉमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हैं, जो ये मून वाली रेस जीतेगा। कॉमर्शियल बेनिफिट्स जैसे जो मून पे देखो आसानी से पहुंचेगा, फिर स्पेस टूरिज्म से बाद में पैसा कमाएगा, मून टूरिज्म से। इसके अलावा मून पर क्रिटिकल मिनरल्स मिलने की संभावना है, उसको यूज़ करेगा। हीलियम 3 मिलने की संभावना है मून पे, उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे ग्रेविटी कम है, इस वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं लो ग्रेविटी में। और जो मून पे काबिज होगा अच्छे से, मतलब परचम लहराएगा, लीड करेगा मून को यूज़ करने में, कॉलोनी बसाने में, उसकी देखो सॉफ्ट पावर कितनी बढ़ेगी, वो विभिन्न देशों के साथ में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करेगा। मतलब दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं जो देखो मून की रेस में आगे निकलेगा। और ऐसी सिचुएशन में यूएसए का इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को कैंसिल करना, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हैरान कर देने वाला है। और एक और चीज़, एक ना अकॉर्ड है, आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड यूएसए समेत यूएसए के जो दोस्त देश हैं ना, उन्होंने ये साइन किया है। अब इसमें बोलने के लिए तो बातें ये बोली गई हैं कि हम स्पेस का पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे मिशंस में, और इमरजेंसी के दौरान एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बट वास्तव में देखो ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो यूएसए लेड ग्रुप है चाइना रशिया एक्सिस के अगेंस्ट। मतलब यूएसए ने अपने दोस्त देशों को एक साथ इकट्ठा कर लिया कि हम मिलके लूनर प्रोब करेंगे। और ये जो मिशन अभी कैंसिल हुआ है ना वाइपर, ये लूनर एक्सिस का एक पार्ट था। लूनर एक्सिस मतलब वही यूएसए अपने मित्र देशों के साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम चलाने वाला है ताकि मून पे रिसर्च के मामले में लीड लिया जा सके। तो उसी लूनर एक्सिस का ये पार्ट था वाइपर प्रोग्राम। इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है आर्टेमिस अकॉर्ड में, इसलिए ये बताना जरूरी था। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया ने देखो एक मौका खो दिया। अभी हाल ही में ना यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूवल दिया है। चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन में क्या होगा, हमारा मिशन वहां पे जाएगा और कुछ सैंपल्स मून से वापस लेके आएगा। तो एक काम यह किया जा सकता था, वाइपर प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है ना, वाइपर प्रोग्राम को जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने थे यह डिसाइड कर लिया जाता कि चंद्रयान 4 में अब वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे। तो कितना बढ़िया होता, इंडिया के पास ज़बरदस्त मौका होता अपनी एक्सपर्टीज, अपनी टेक्नोलॉजी को साबित करने का। चलो कोई बात नहीं, चंद्रयान 4 मिशन छोड़ दीजिए। जापान के साथ मिलके इसरो अभी एक और मिशन लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरर। लूनर पोलर एक्सप्लोरर ये जो मिशन है ना, ये इंडिया जापान के साथ मिलके लॉन्च करेगा और इसमें ना रोवर को मून पर लैंड करवाया जाएगा ताकि कई सारे जो टास्क है वो परफॉर्म किए जा सकें। इवन इसरो यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मांग लेता कि जापान के साथ ये जो हम मिशन लॉन्च करने वाले हैं लूनर पोलर और एक्सप्लोरर, इसका जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा चेंज कर दो भाई। वाइपर प्रोग्राम जो यूएसए ने वाइप कर दिया, उसके एक्सपेरिमेंट इस लूनर पोलर और एक्सप्लोरर मिशन में हम परफॉर्म कर लेंगे। ऐसा अप्रूवल ना इसरो को यूनियन कैबिनेट से मांगना चाहिए था, ये बढ़िया मौका था हमारे पास में। बट देखो दिक्कत पता क्या है, इसरो ने ना पिछले कुछ सालों में अपने आप को साबित तो किया है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। बट इसरो के साथ ना एक दिक्कत ये है, जैसे यूएसए में ना मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चलते हैं, मतलब कई प्रोग्राम्स पे एक साथ काम चल रहा होता है। मून पे रिसर्च का प्रोग्राम अलग चल रहा है और मार्स मिशन का काम अलग से चल रहा है, मल्टीपल मिशंस का काम पैरेलल चल रहा होता है। बट हमारे इसरो में क्या होता है, एक समय में एक ही मिशन पे ध्यान देते हैं, एक समय में एक ही मिशन, ये दिक्कत है।
अब देखो, सरकार को ना ज़्यादा फंडिंग देनी होगी इसरो को, इसरो के पास में ज़्यादा साइंटिस्ट हों, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हमारे देश में भी ना पैरेलली कई सारे मिशंस पे एक साथ काम चल सके। ये चीज़ अभी हमारे देश में होनी बाकी है। अगर हमें स्पेस के मामले में वर्ल्ड लीडर बनना है ना, तो इससे काम नहीं चलेगा एक टाइम में एक ही स्पेस मिशन। अब इंडिया को थोड़ा अपना एक्सपेंड करना चाहिए स्पेस प्रोग्राम। हमने अपने आप को साबित किया है कि हम सस्ते प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ में। तो सरकार को थोड़ा पैसा ज़्यादा देना चाहिए इसरो को, और साइंटिस्ट भी ज़्यादा आने चाहिए, दूसरे देशों के साथ में और ज़्यादा कोलैबोरेशन होने चाहिए। तो ये लेसन्स हैं इंडिया के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिल्वर डिविडेंड के बारे में है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ना सिल्वर डिविडेंड का मतलब बताता हूँ। देखो, हमारे देश में एल्डर्स यानी बुजुर्गों की जो पॉपुलेशन है ना, वो बढ़ रही है, और यही है सिल्वर डिविडेंड। ये सिल्वर डिविडेंड कैसे है वो आगे हम समझेंगे भी, बट ये जो वर्ड है ना, ये कहाँ से निकल के आया है। जैसे कई बार हम बोलते हैं हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफी का फ़ायदा है जो हम ले सकते हैं हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। हम बोलते हैं ना यूथ पॉपुलेशन है, इसकी सहायता से हम हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, जीडीपी को बूस्ट कर सकते हैं, और चाइना ने भी यही किया। तो वहीं से ये टर्म निकल के आता है सिल्वर डिविडेंड। देखो, बढ़ती हुई एल्डर्स की पॉपुलेशन ये ना एक ग्लोबल ट्रेंड है, लेकिन इंडिया और चाइना में इसका असर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि दोनों देशों की पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, तो एल्डर्स की पॉपुलेशन भी यहीं ज़्यादा होगी। अब देखो, एल्डर्स की इंक्रीज होती पॉपुलेशन ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंज देखो इसलिए क्योंकि इतने सारे एल्डर्स की हमें केयर करनी होगी, और अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि एल्डर्स की केयर हम करेंगे, इससे नए बिजनेसेस डेवलप होंगे, नई सर्विसेज डेवलप होंगी, और इससे इकोनॉमी को फायदा होगा। तो इसीलिए राइटर इसको नाम देते हैं सिल्वर डिविडेंड, मतलब बुजुर्गों की इंक्रीज होती पॉपुलेशन ये एक सिल्वर डिविडेंड है। देखो, करंट स्टेट क्या है एल्डर्स के हेल्थ की। इंडिया में ना जो एल्डर्स हैं वो देखो हेल्थ पर ना पूरे साल में $7 बिलियन खर्च करते हैं। बहुत बड़ी रकम है। आप देखोगे ये थोड़ा डेटा है, हमारे देश में 75% जो एल्डर्स हैं ना, उनको कम से कम एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है जो लंबे समय तक चलती है, वो बीमारियाँ। 25% एल्डर्स ऐसे हैं जिनको ना डेली लाइफ जीने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि एज के हिसाब से बॉडी की जो मोबिलिटी है वो इतनी इजी नहीं रहती, तो रोज़मर्रा के काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और 33% एल्डर्स ऐसे हैं जो देखो डिप्रेशन के शिकार हैं, मतलब उदासी हो जाती है, कुछ काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता। इसके अलावा देखो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, क्योंकि एल्डर्स ना कई बार पूरी तरह से अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं रहता उनके पास में, तो ये भी एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, जो ये भावना लेके आती है कि हम बर्डन हैं हमारे बच्चों के ऊपर। इसलिए अगर देखो हमें एल्डर्स की केयर में रिफॉर्म लेके आने हैं ना, तो यहाँ पर हमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की आवश्यकता है। मतलब हमें अलग अलग सेक्टर्स पे ध्यान देना होगा, जैसे हेल्थ सेक्टर पर, हेल्थ डायमेंशन पे, इसके अलावा सोशल डायमेंशन पे, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे ध्यान देना होगा, डिजिटल डोमेन में क्या किया जा सकता है एल्डर्स के लिए उस पर ध्यान देना होगा। समझ गए? मतलब एल्डर्स की केयर में रिफॉर्म लाने हैं तो इन सब सेक्टर्स पे ध्यान देना होगा। एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले है हेल्थ एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। सबसे पहले तो देखो हमें एल्डर्स की जो हेल्थ लिटरेसी है ना, हेल्थ के बारे में बेसिक जानकारी, उसे इंप्रूव करना होगा। या फिर जो भी लोग एल्डर्स की केयर करते हैं ना, केयर गिवर हैं, उनकी हेल्थ लिटरेसी हमें इंप्रूव करनी होगी, ताकि एल्डर्स की हेल्थ के बारे में उन्हें बेसिक जानकारी हो। बीपी क्या होता है, ये जो बेसिक चीज़ें नहीं होती, उनके बारे में पता होना चाहिए एल्डर्स को। अब सरकार ने ना एक स्कीम लॉन्च की है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, AAM। इसमें देखो आयुष भी शामिल है। आयुष जैसे ये सब चीज़ें नहीं होती, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये आयुष पद्धति भी शामिल है
AAM स्कीम में, AM मतलब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में ना सरकार 1.5 लाख वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश कर रही है। पहले तो देखो ये वेलनेस सेंटर हुआ करते थे ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हुआ करते थे, उसमें तो सिर्फ जो मैटरनिटी बेनिफिट है या फिर ये जो बेसिक सर्विस मिला करती थी। बट अब सरकार ना एक्सपेंड कर रही है इन वेलनेस सेंटर्स को आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्कीम के अंतर्गत, कि ये जो सेंटर्स है ना, ये देखो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे प्रिवेंटिव केयर, डिजीज को होने से कैसे रोका जाए, प्रमोटिव केयर, हेल्थी हैबिट्स कौन सी अपनाई जाएं वेलबींग के लिए, तीसरा क्यूरेटिव केयर, अगर डिजीज हो जाते हैं तो उनका इलाज कैसे किया जाए, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना, और सबसे लास्ट में रिहेबिलिटेटिव केयर, मतलब कैसे पीपल डिजीज से रिकवर करें और कैसे बीमारी के बाद वो अपनी क्षमता है फिर से हासिल करें। तो ये हर तरह की जो केयर है वो प्रोवाइड की जा रही है अब इन वेलनेस सेंटर्स में। तो ये एल्डर्स के लिए एक अच्छी चीज है कि अब वो ना डायबिटीज जैसे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनकी स्क्रीनिंग वगैरह, उनके डायग्नोसिस वगैरह वहां पे करवा सकते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं चलो देखो ठीक है, अच्छी स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है हेल्थ सेक्टर में। जैसे सबसे पहले एल्डर्स पे फोकस करने वाला जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो आप मजबूत करो। मतलब एल्डर्स की केयर के लिए ज़्यादा डॉक्टर्स होने चाहिए, ज़्यादा क्लिनिक्स होने चाहिए, ज़्यादा इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एल्डर्स टेली कंसल्टेशन सर्विस का यूज़ करके ऐसी व्यवस्था आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। टेली कंसल्टेशन मतलब अब एल्डर्स देखो डेली बेसिस पे हॉस्पिटल नहीं जा सकते बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर की सर्विस ले सके, ऐसा उनके पास में प्रोविजन होना चाहिए। स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज करो, ज़्यादा नर्स ज़्यादा डॉक्टर्स होने चाहिए उनकी केयर के लिए, और एग्जिस्टिंग जो वर्कफोर्स है ना उन्हें सेंसिटाइज किया जाए, उन्हें ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए एल्डर केयर की। और देखो हेल्थ सेक्टर में जब एल्डर केयर की बात आए ना, तो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाए, और इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड सर्विसेज है ना उनका भी ध्यान में रखा जाए जब एल्डर के हेल्थ की हम बात करते हैं। आमतौर पे ना ये जो एस्पेक्ट है ना वो छोड़ दिए जाते हैं जब एल्डर्स के हेल्थ की बात आती है। आमतौर पे सिर्फ बीमारियों की बात आती है कि हाँ इनको डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है। अरे भाई सिंपल जो बेसिक चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ, खाना ठीक से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन पे भी ध्यान देना है। तो ये हमने बात की हेल्थ डायमेंशन की। अब बात करते हैं सोशल इंक्लूजन की। इस पॉइंट पे देखो राइटर ये बोलते हैं एल्डर्स के आसपास जो लोग होते हैं ना उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है एल्डर्स की नीड्स और एल्डर्स की सेंसिटिविटीज के बारे में। मतलब पता होना चाहिए बुजुर्गों के आसपास जो लोग होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और कौन सी चीज़ उन्हें बुरी लग जाती है। जैसे अगर उन्हें बोले कि तुम तो डिपेंडेंट हो, बोझ हो, तो बहुत चुभता है बहुत ज़्यादा। पीयर सपोर्ट ग्रुप्स बनाने होंगे, मतलब दो एल्डर्स आपस में मिल सकें, बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। अब कई जगह पे तो देखो होते हैं ऐसे ग्रुप, जैसे सीनियर सिटीजन क्लब कई मोहल्लों में होता है। बट ये इंश्योर किया जाए कि ऐसे जो पीयर ग्रुप्स हैं ना जहाँ पे एल्डर्स आपस में बैठे बात करें, ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद लीगल अवेयरनेस की बात आती है। जो एल्डर्स हैं उनको देखो अपने लीगल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इनहेरिटेंस और प्रोटेक्शन लॉज। कई बार हम देखते हैं जो बच्चे हैं एल्डर्स को अपने घर से निकाल देते हैं और प्रॉपर्टी खुद के नाम पे वो करवा चुके होते हैं, तो उन्हें डर नहीं होता। तो मेंटेनेंस एक्ट है 2008 का, ऐसे ऐसे एक्ट के बारे में ना एल्डर्स को पता होना चाहिए। इसके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं जहां वकील एल्डर्स को उनके प्रॉपर्टी राइट्स समझाएं। तो ये हमने बात की सोशल डायमेंशन की। अब इसके बाद आती है इकोनॉमिक डायमेंशन। देखो स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एल्डर्स के लिए लॉन्च किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स अगर सेव करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा 7.4%। अभी ऐसा प्रोविज़न है। और अभी सरकार ने एक अच्छी चीज़ की, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान के अंतर्गत 70+ एल्डर्स के लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस की व्यवस्था की। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, अगर एज 70+ है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। वो एक अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार से कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं ताकि जो एल्डर्स है ना
वो देखो सिक्योर महसूस करें, इवन बाद में भी। एल्डर्स देखो बाद में भी इकोनॉमिकली सेफ महसूस करें, इसके लिए कुछ और चीज़ें भी की जा सकती हैं, राइटर सजेस्ट करते हैं। जैसे देखो एक है रीस्किलिंग द यंगर एजिंग पॉपुलेशन। इसका मतलब देखो ये है जो 45 से 60 के एज ग्रुप में लोग आते हैं ना, उनको रीस्किल कर दिया जाए ताकि वो लंबे समय तक काम कर सकें, 60 के बाद भी काम कर सकें अगर उनकी रीस्किलिंग कर दी जाए तो। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर प्रिया आंटी हैं, प्रिया आंटी को ना 55 की एज में इंटरनेट का और अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाए वो सिखा दिया गया। तो देखो वो रिटायरमेंट के बाद भी फिर अपनी जो नीड्स हैं, घर बैठे फ्रीलांस में काम करके 2 घंटे काम करके वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकती हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए है। रीस्किलिंग लास्ट पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, डिजिटल लिटरेसी। एल्डर्स के लिए ना डिजिटल लिटरेसी की क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी होंगी, और इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि एल्डर्स उनका इस्तेमाल कर सकें। जैसे देखो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे स्मार्टफोन को कैसे अच्छे से यूज़ किया जाए ऐसे क्लासेस उनके लिए चलाई जा सकती हैं। या फिर सीनियर कनेक्ट ऐप जिसमें बड़े बड़े बटन्स हो और सिंपल लैंग्वेज हो, ऐसी अलग से वर्जन लॉन्च किया जा सकता है कुछ एप्लीकेशंस का, समझ गए। जैसे पीडब्ल्यू की ऐप है, अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है मान लो, सिर्फ एग्जाम्पल है, एल्डर्स क्यों ही पीडब्ल्यू की ऐप यूज़ करेंगे, बट एग्जाम्पल है कि पीडब्ल्यू की ऐप में ना बस गिनती के 3-4 ऑप्शन, वो भी बड़े बड़े सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एल्डर्स भी उसको यूज़ कर सकें। तो राइटर ने इस प्रकार से देखो इकोनॉमी में ना 5 पॉइंट केयर रिफॉर्म दिया सीनियर्स के लिए। हर एक डायमेंशन पे बात की, जैसे हेल्थ डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, हर एक डायमेंशन पे राइटर ने बात की। इसके बाद राइटर ने लास्ट में सिल्वर इकोनॉमी का जिक्र करते हैं। सिल्वर इकोनॉमी का क्या मतलब है? देखो सिल्वर इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो एल्डरली लोगों की ज़रूरतों के अराउंड डेवलप होती है, और इसका करंट वर्थ है 73,082 करोड़। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। मान लीजिए बुजुर्गों के लिए कोई स्पेशल फर्नीचर है, स्पेशल चेयर है, या फिर इजी टू यूज़ स्मार्टफोन्स हैं स्पेशल बुजुर्गों के लिए, तो ये चीज़ें भी तो इकोनॉमी में काउंट होती है ना, स्पेशल उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप किए गए हैं। तो ऐसे ही बुजुर्गों की जो एल्डर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इकोनॉमी डेवलप होती है ना, वो है सिल्वर इकोनॉमी। तो राइटर बोलते हैं देखो डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन ये है 2031 आते आते ना, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं, 2031 आते आते हमारे देश में वो एल्डर्स जिनकी एज 60 प्लस है, ऐसे लोगों की पॉपुलेशन हो जाएगी 13.2%, और 2050 आते आते तो 60 प्लस लोगों की जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 19%। और देखो ये जो सेगमेंट होता है ना 45 से लेकर 64 के बीच में, ये वेल्थिएस्ट सेगमेंट होता है, मतलब एक प्रोफेशनल अपने इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा वेल्थिएस्ट होता है। तो ये जो एज ग्रुप है ना वो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करेगा। एक अनुमान के अनुसार टोटल जितना खर्चा होता है ना इस एज ग्रुप में, 1/3 हेल्थ पे खर्चा होता है। तो इस वजह से सिल्वर इकोनॉमी का काफ़ी स्कोप है। आने वाले सालों में सिल्वर इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट होगी। तो हमें ना एल्डर्स के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे, तभी ये जो इकोनॉमी है वो अच्छे से डेवलप होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए इनोवेशन, ये सब लाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सिल्वर इकोनॉमी और सिल्वर डिविडेंड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाई जाती है? एटम्स को तोड़ के न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। अब देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत पैदा होती है, लेकिन काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। अभी नया क्या हुआ है, क्या कंटेक्स्ट है, क्यों ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं? देखो जुलाई 2024 में ना, जुलाई 2024 में बजट में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। सरकार ने बोला कि प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर एनर्जी में हिस्सा लेने देंगे। गवर्नमेंट ने 2 नए रिएक्टर्स के बारे में बताया। एक है भारत स्मॉल रिएक्टर्स यानी BSR, और दूसरा है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर
BSMR। अब जैसे देखो ये भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये 30 मेगावाट इलेक्ट्रिक से लेके 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और सरकार ने कहा है कि हम चाहते हैं प्राइवेट कंपनीज इन्हें बनाने में मदद करें, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1962 का ना एक एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। एटॉमिक एनर्जी एक्ट का ना सेक्शन 3 क्लास ए ये कहता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एटॉमिक एनर्जी का काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आप यहां पे नीचे देखिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है, डेवलप कर सकती है, यूज कर सकती है और एटॉमिक एनर्जी से संबंधित जो चीजें हैं उनको डिस्पोज कर सकती हैं। मतलब अभी तक एटॉमिक एनर्जी के मामले में मोनोपोली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाल ही में एक केस भी फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम था संदीप TS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट से यह बोला गया था कि ना प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ किया जाए कि वो भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई न्यूक्लियर पावर काफ़ी खतरनाक है, इसलिए सिर्फ सरकार को यह काम करना चाहिए और किसी प्राइवेट कंपनी को यह काम नहीं करने दिया जा सकता। इसके अलावा एक केस और भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के अगेंस्ट। ये जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 है ना, ये एक्ट बोलता है कोई भी अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है ना, तो इसके लिए देखो वो कंपनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रही थी उसको कंपनसेशन देना होगा, उसकी लाइबिलिटी है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, कुछ भी हो जाए। अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा था उसी की गलती है, मतलब उसी को कंपनसेशन देना होगा, उसी की लाइबिलिटी है, बेशक उसने गलती की है या नहीं की है। तो इस एक्ट के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ये जो एक्ट है ना वो एक ऑब्स्टेकल है हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट लाने में, क्योंकि फिर ऑपरेटर आते नहीं है ना इस एक्ट की वजह से। उनको लगता है कि यार हमारी गलती ना भी हो तो भी हमारी लाइबिलिटी फिक्स होगी, तो हम इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों ऑपरेट करें। तो ये एक्ट एक ऑब्स्टेकल है। तो राइटर ने ना एक एक करके चैलेंज बताए। 1962 का जो एक्ट है वो एक चैलेंज है, अभी जो बोलता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है इस पे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करे और कोई ना करे क्योंकि ये खतरनाक है। अगर कल को सरकार ने प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया आप भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल कर देगा कि सर अभी तो आपने वर्डिक्ट दिया था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्राइवेट कंपनीज को मौका दे रही है, आप इसे बंद करवाइए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना ये वर्डिक्ट चेंज करेगी? देखने वाली बात होगी। फिर ये लाइबिलिटी वाला इशू है, लाइबिलिटी एक्ट है। प्राइवेट कंपनीज कम आएंगी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि उन्हें डर लगेगा इस एक्ट से। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब देखो सरकार ने कुछ तो सोचा होगा ना, सरकार ने कुछ प्लान बनाया होगा। सरकार की ना आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और नीति आयोग दोनों ने ना मिलकर एक रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट का नाम था ए रिपोर्ट ऑन द रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन एनर्जी ट्रांजिशन। यहां पर देखो रिपोर्ट कोट कर सकते हो, देखो जो अच्छे संस्थान है ना उनकी रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो। अब कोई ऐसे कोई छोटे मोटे लैंडी ग्रुप्स हैं उनकी मत कोट कीजिए, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया? इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ना प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, बट इसके लिए ना दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें चाहिए? पहला चाहिए एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब प्राइवेट कंपनीज को आने तो दिया जाए लेकिन रेगुलेशन अच्छे से हो। मतलब कौन सी प्राइवेट कंपनी को आने दिया जाए, वो काम करते वक्त क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये सब चीजें अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से रेगुलेट करे सरकार। दूसरा, क्लियर सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए। यहां पे देखो दोनों पॉइंट्स हैं जो रिपोर्ट्स में बोले गए। पहले तो एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो नेशनल रेगुलेटर्स लीड करें अगर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है। दूसरा,
एक अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करने वालों को ना एक विश्वास दिलाए कि भाई आपकी गलती है तभी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं कि आपकी गलती नहीं है तो भी आप ही की लायबिलिटी फिक्स होगी। एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए। अभी देखो जो ये सरकारी पीएसयू है ना, मतलब पीएसयू है, सरकारी कंपनी है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, ये अभी प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व तो करती है लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए या फिर इक्विपमेंट्स को सप्लाई वगैरह करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए? जैसे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर रिलायंस कंपनी है, ये सरकार के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह कर देते हैं या फिर कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लाई कर देते हैं। कोर न्यूक्लियर एनर्जी के ऑपरेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होते। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, देखो सरकार ये चाहती है कि इस न्यूक्लियर सेक्टर में ना $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आए। बट देखो चैलेंज ये है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का सेक्शन 3A ये ला कहता है, ये सेक्शन कहता है कि प्राइवेट कंपनीज ना R&D नहीं कर सकती, रिसर्च नहीं कर सकती। तो जब देखो ऐसे ऐसे कानून रहेंगे तो फिर कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी? तो इसका ना एक पॉसिबल सॉल्यूशन दिया जाता है राइटर के द्वारा कि ना जो ये NPCIL कंपनी है ना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके साथ ना प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप कर ले, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चीज़ें आगे चल सकती हैं। एक कोई जॉइंट वेंचर वगैरह इस्टेब्लिश कर लिया जाए जिसमें ना 51% जो हिस्सेदारी हो वो NPCIL की हो और बाकी 49% जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट कंपनी की हो सकती है। इससे क्या होगा? इससे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी ये सब सरकार का ही रहेगा, सरकार की ही जिम्मेदारी रहेगी, सरकार की ओनरशिप रहेगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, बट इन्वेस्टमेंट भी आ सकेगी। दोनों पर्पज सर्व हो जाएंगे। और एक खास बात यह होगी, जब 51% हिस्सेदारी सरकार की रहेगी ना, तो फिर वो जो जॉइंट वेंचर बनेगा वो देखो RTI के अंदर भी आएगा। RTI के सेक्शन 2H के तहत इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, फिर उस जॉइंट वेंचर की फंक्शनिंग से संबंधित ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, ये भी बढ़िया है। इवन RTI एक्ट का सेक्शन 4 ये कहता है सरकार के जो भी डिपार्टमेंट हैं, कंपनी है ना, उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, खुद से सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालनी पड़ती है। तो मतलब ये विन विन सिचुएशन है अगर ऐसा कर लिया जाता है तो, मतलब जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर लिया जाए, सरकारी कंपनी और वो प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसके साथ में 51% हिस्सेदारी NPCIL के पास में और 49% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनी के पास में। बाद में देखो कुछ और पॉइंट्स भी हैं इस आर्टिकल में जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आंसर्स में यूज़ होने लायक नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैसे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो सकती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो लास्ट में एक स्टैटिक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से। एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, लर्निंग पॉवर्टी। लर्निंग पॉवर्टी का मतलब ये होता है, इवन देखो 10 साल की एज तक आने के बाद भी जो बच्चे हैं कई बार एक सिंपल टेक्स्ट को ना पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इवन स्कूल जाने के बावजूद भी। तो ये है लर्निंग पॉवर्टी। क्यों जरूरी है लर्निंग पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना? क्योंकि देखो इस लर्निंग पॉवर्टी की वजह से कई बार बाद में वो बच्चे बड़े होते हैं, बेशक वो नाम के लिए 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, लेकिन लर्निंग आउटकम बहुत कम होता है। जो एजुकेशन उन्हें दी गई है उसका मतलब उन्हें नहीं पता होता, वो समझ नहीं पाते चीज़ों को, कई बार नकल मार के पास हो जाते हैं, कई बार रट्टा मार के पास हो जाते हैं। हमारे देश में अगर देश को आगे ले जाना है ना, तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है, तभी वो आगे चल के साइंटिस्ट बन सकेंगे, तभी वो आगे चल के बिजनेस में अच्छा कर सकेंगे। हालांकि देखो कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस का एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, बट देखो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से ये नहीं प्रूव किया जा सकता कि हाँ बिजनेस का एजुकेशन से लेना देना नहीं है। अगर अच्छे से एजुकेशन को समझा है तो शायद वो पर्सन और बेटर ढंग से बिजनेस चला सके, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है। समझ गए? मतलब एग्जाम्पल्स जरूर दिए जाते हैं कि देखो वो तो बिना पढ़ा लिखा है, वो इतना बढ़िया बिजनेस कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन फिर भी लर्निंग आउटकम होगी तो शायद वो ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर करेंगे। फिर देखो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है लर्निंग पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, और हमारी जो फ्यूचर वर्कफोर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए वो कम समय में ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें, लर्निंग पॉवर्टी को इरेडिकेट करना ज़रूरी है। लर्निंग पॉवर्टी होती क्यों है? सबसे पहले स्कूल क्लोजर, जैसे कोविड-19 की महामारी थी, उस समय बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए थे और इस वजह से बच्चे फिर उस दौरान कुछ उन्होंने सीखा ही नहीं, तो एक जो गैप आ गया ना, फिर वो गैप आगे आगे उन बच्चों को पिछाड़ता गया। नेक्स्ट, पुअर स्कूल सिस्टम, स्कूलों की व्यवस्था हमारे देश में काफ़ी ख़राब होती है। टीचर्स कई बार अच्छे से ट्रेन नहीं होते, वो अच्छे से क्वालिटी टीचिंग नहीं देते, कई बार पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे मल्टीपल क्लासेस को मर्ज करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है मालन्यूट्रिशन, कई बार बच्चे मालन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं तो अच्छे से वो सीख नहीं पाते। टीचर ने अपना बेस्ट दिया है लेकिन फिर भी वो सीख नहीं पाए क्योंकि बच्चों का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। स्टडी मटेरियल काफ़ी पुअर है, स्टडी मटेरियल काफ़ी ख़राब है, मतलब ऐसा है ही नहीं कि जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट्स, बच्चों में ना ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा होता है गरीबी के कारण। जैसे माँ बाप काफ़ी गरीब हैं तो बोल दिया कि यार स्कूल जाके क्या करोगे, जाओ रेडी लगाओ, जाओ मेरे साथ चलो वहाँ पे काम पे मेरा साथ दो। तो ये हैं कुछ रीजंस लर्निंग पॉवर्टी के। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, सिल्वर इकोनॉमी से संबंधित ये क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।